रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में। इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। और आज हम बात करने वाले हैं उस प्रोडक्ट की जो बार बार लॉन्च होते हुए उसने अपनी पूरी की पूरी एंटरप्राइज को, अपनी कंपनी को ही बैंकरप्ट कर दिया। हाँ जी, आज उसके ऊपर संकेत दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच हुई और प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच के बाद में आप जानते हैं कि जब प्रेसिडेंट की स्पीच होती है तो उसका थैंक्स गिविंग थैंक मोशन होता है, धन्यवाद प्रस्ताव बोलते हैं उसको हिंदी में। तो धन्यवाद प्रस्ताव पे जब पूरी बहस होती है उसके बाद में प्रधानमंत्री ने एक नियम बना रखा है कि वो धन्यवाद प्रस्ताव का जो उसके ऊपर जो चर्चा होती है धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर, उसका उत्तर वो स्वयं देते हैं। तो इसलिए हर वर्ष जो पहली लोकसभा होती है, जो पहला सेशन होता है, उसमें वो बोलते हैं। तो इस बार भी वो बोले और जो मैंने आपको बताया, जो बार-बार प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है, उसकी जो स्थिति है, उसको देखते हुए और पूरी तरह से ऐसा, जैसा कि आप जानते हैं वाक्पटु तो वो हैं ही, एक और मेल्टडाउन शुरू कर दिया। तो मेल्टडाउन की सीरीज़ जो है आप देख रहे हैं कि मेल्टडाउन लगातार चल रहा है। मेल्टडाउन चला, राम मंदिर पे चला, ज्ञानवापी पे चला, बिहार पे चला और बाकी छोटे-मोटे और मेल्टडाउन चल ही रहे थे कि उसमें ये एक और ऐड हो गया। क्योंकि ऐसी-ऐसी बातें कर दी, ऐसे-ऐसे काम कर दिए। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट साहब को जो बुलाया तो उसपे सिंगोल आगे, प्रेसिडेंट पीछे। यानी इसका प्रतीकात्मक महत्व क्या है? इसका प्रतीकात्मक महत्व ये है कि भाई धर्मदंड आगे, राजदंड पीछे। इसी को लेके बताइए, हमारे सारे के सारे पंचमक्कार जो हैं, वो रोते रह गए। और बाद में जो ऐसी बातें कही कांग्रेस के लिए, तो भाई कह ही दिया उन्होंने कि ये कांग्रेस जो है, ये इतनी खराब हालत में है कि ये न केवल ये फेल हुई, सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में, ये ऑपोजिशन के रूप में भी फेल हो गई। बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का, क्योंकि लगातार लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। जब बात करने लगे राहुल गांधी की फेल्ड प्रोडक्ट की, बार-बार लॉन्च वाले प्रोडक्ट की, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की, तो दूसरी तरफ से राजनाथ सिंह का नाम लिया गया। तो भाई उन्होंने ये बता दिया कि भाई ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसका मतलब ये होता है कि एक पार्टी का सारा निर्णय एक ही परिवार द्वारा, तो वो होती है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। उसमें फिट होती है कांग्रेस, डीएमके, मुलायम सिंह, लालू यादव, ये होती है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि एक पार्टी में किसी एक राजनेता के बेटे का वर्ण न हो सके, यदि वह योग्य है तो। तो इसके बाद में ये भी स्पष्ट कर दिया कि भाई तीसरा टर्म तो आना ही है। तीसरा टर्म बार-बार किया गया और उसके ऊपर भाई लोग जो थे वो जल-जल के राख होते रहे। उससे कोई असर नहीं पड़ा। अपने जो अचीवमेंट्स हैं, जो उपलब्धियाँ हैं, उनकी तुलना भी कर ली और उनका उल्लेख भी कर दिया। उस पर तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी तुलना करने के बाद में ये अवश्य बता दिया कि कांग्रेस की हालत वही है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। ये स्लो स्पीड थी। कांग्रेस क्या सोचती थी भारत के बारे में, उसके बारे में भी बता दिया
कि कैसे जो है वो हमारे नेहरू जी जो थे, वो कहते थे कि भई ये जो हिंदुस्तान वाले हैं ना, इनको काम करना नहीं आता, ये लेज़ी लोग हैं। अब भाई नेहरू जी की तो बात ही अलग थी। नेहरू जी को तो पता है, वो नीरज चौधरी ने तो अपनी किताब में उनका पूरा का पूरा कोटेशन दिया है कि भई वो तो अपने आप को समझते ही जो थे कुछ एक अंग्रेज़ बहादुर समझते थे कि भाई कल्चर आई एम इंग्लिश, नहीं बाय कल्चर आई एम मुस्लिम, बाय ट्रेनिंग आई एम एन इंग्लिशमैन एंड बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ आई एम अ हिंदू। तो वो तो ब्राउन साहेब थे जिनको अंग्रेज यहाँ प्लांट कर गए थे। लेकिन हैरत की बात ये है कि उनको जिस प्रकार से यहाँ प्लांट किया गया, उसके बाद भी उनके पूरे के पूरे परिवार ने, किसी ने भी वो नक्शेबाज़ी नहीं छोड़ी। यदि आप देखें तो जो अभिजात्य वर्ग था उत्तर प्रदेश का, वो उत्तर प्रदेश के अभिजात्य वर्ग में उर्दू का बड़ा चलन हुआ करता था। यानी कि हिंदुओं के भी जो एलीट्स थे, जो अभिजात्य वर्ग थे, वो अपने आप को सुसंस्कृत तभी मानते थे, कल्चर्ड तभी मानते थे, जब वो शेरो और शायरी कर सकें, जब वो अच्छी उर्दू बोल सकें। आप नेहरू जी की स्पीच सुन लीजिए, नेहरू जी की स्पीच में आपको कोई हिंदी के शब्द नहीं सुनाई पड़ेंगे, उर्दू के ही शब्द सुनाई पड़ेंगे। तो इस तरह का व्यक्ति जो था, जब उसको थोप दिया मोहनदास गांधी ने भारत के ऊपर, तो ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। वो पहला व्यक्ति था जो सिलेक्टेड था, इलेक्टेड नहीं था, और उसी सिलेक्शन की वजह से भारत की 70 वर्ष तक दुर्दशा हुई है। ये बात पूरी की पूरी इस स्पीच में आ गई। क्यों? कि जब पार्टियां अब चलानी ही नहीं आती, राहुल गांधी के हाल ये हैं कि भाई ना तो वो किसी को ट्रस्ट करें अपनी पार्टी में, ना उनकी पार्टी किसी दूसरी पार्टी को ट्रस्ट करे। और इस डिस्ट्रस्ट की स्थिति में इस इंडी-विंडी ब्लॉक का क्या हो रहा है, वो सब लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कही, वो ये कही कि भई 400 सीटें तो आएँगी ही, क्योंकि अब तो खड़गे जी भी 400 सीटों की बात कर रहे हैं। साथ में ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अकेले 370 सीटें आएँगी। आप हम लोग से पूछेंगे भाई इससे आप सहमत हैं? देखिए, इस समय जो है वो प्रधानमंत्री के अतिरिक्त ये भी समझें कि वो तीसरे टर्म के इलेक्शन में जा रहे हैं। तो तीसरे टर्म के इलेक्शन में जाते समय कुछ न कुछ जो भी बोलेंगे उसमें थोड़ा अतिशयोक्ति का, अतिरंजना का भाव निश्चित रूप से होगा। मुझे नहीं लगता कि 370 सीटें आ सकती हैं। 303 जो पिछली बार आई थी, उसमें अधिक से अधिक 10 सीटें और जुड़ जाएँगी उत्तर प्रदेश से। लेकिन 10 सीटें अगर जुड़ेंगी तो इतने सारी आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँचे हुए हैं दूसरे स्थानों पर, कुछ सीटें इधर-उधर से कम भी तो होंगी ना भाई। तो फिर 330 में 303 में यदि 70 सीटें और जोड़नी है तो कहाँ से आएँगी? उसके लिए तो भाई तमिलनाडु की सारी सीटें जीतनी पड़ेंगी, या कम से कम 30 सीटें तमिलनाडु से जीतिए और तेलंगाना, आंध्रा से मिला के 30 सीटें जीतिए तभी तो होगा। केरला से आप 5 सीटें जीतिए, तब जाके हो सकता है, और ये तीनों चीज़ें मुझे संभव नहीं दिख रही। महाराष्ट्र में आप अधिक से अधिक क्या कर लेंगे? कितनी सीटें आप 25 कॉन्टेस्ट करते थे, इस बार कितनी करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 5 सीटें वहाँ ऐड कर लीजिए। ना भाई, मोदी जी ये तो बात जो है वो ठीक है, 303 से ऊपर तो जा सकती हैं, 325 के बियॉन्ड सीटें जाती मुझे भारतीय जनता पार्टी की किसी स्थिति में नहीं दिखती। बाकी तो खैर पता तब चलेगा जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा और सीधे-सीधे सब कुछ पता चल जाएगा किसको कितनी सीटें दे रहे हैं, तब जाकर पता चलेगा। लेकिन इन सब की भद्द उड़ाने के बाद, खड़गे जी को ये कहने के बाद कि खड़गे जी आप तो इस सदन से उस सदन में चले गए, यानी कि खड़गे जी वो हैं जो अपनी सीट नहीं जीत पाए, उनको राज्यसभा में जाना पड़ा, और जो राज्यसभा वाले थे गुलाम नबी आज़ाद, वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो इतना भारी कटाक्ष, अब मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने सोनिया गांधी वहाँ बैठी थी या नहीं बैठी थी, लेकिन ये तो सबको पता है कि सोनिया गांधी जो है वो रायबरेली छोड़कर भाग रही हैं। तो भई अगर सोनिया गांधी रायबरेली छोड़कर भाग रही हैं, तो अखिलेश से आप
20 सीटें और 25 सीटें किस मुँह से माँग रहे हो भाई? एक आपकी जो सीट थी रायबरेली की, उसको भी रिटेन करने की आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और सीटें आप माँगते हो 20 से 25। तो मामला तो कुछ बैठा नहीं। और ये जो पार्टिंग शॉट जो लगा और उसमें जो विशेषकर जो उल्लेख किए गए और उसमें ये बताए गए कि भाई जो काम मनमोहन सिंह ने अपनी स्पीच में 2014 में कहा था कि अभी 3 दशक और लगेंगे, यानी कि भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने में 3 दशक लगेंगे, यानी 2044 तक बनने वाली थी। अब वो 2027 तक बन रही है। तो भाई कांग्रेस वालों को ये तो मानना चाहिए कि उनके जो इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी जो कुछ कहा था, वो पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है। इकोनॉमिस्ट का नाम लेते हैं तो कांग्रेस वाले खड़े होके चिल्लाने लगते हैं, उनका काम ही चिल्लाना है। बाकी जो उनके जो आर्टिकुलेट लोग हैं, शशि थरूर जी, उस शशि थरूर जी को कोई जो है सीरियसली लेता नहीं है आजकल। वैसे शशि थरूर जी का बहुत दिन से स्पूफ ड्यू हो गया है, मुझे लगता है करना पड़ेगा एक बार फिर से, क्योंकि वो जो है वो पूरी तरह से ढापा-चूक हो चुके हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि हिंदुइज़्म किधर है, हिंदुत्व किधर है, सब में जो है वो गड्ढ-मड्ढ हो रहे हैं। और वैसे तो पूरी पार्टी ही गड्ढ-मड्ढ हो रही है कांग्रेस की। तो भाई अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके ऊपर चुटकियाँ ले लीं, तो हमारा एंटरटेनमेंट ही किया, अच्छा काम किया और उस एंटरटेनमेंट से हम बहुत प्रसन्न हैं। और मोदी जी जो कह रहे हैं, उसमें कोई असहमति दिखाने वाली कोई बात तो दिखती नहीं। राम मंदिर की बात हो ही गई, राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई, यूसीसी भी पूरा नहीं तो आधा-अधूरा आ ही गया है। एक प्रदेश में आ गया तो आगे दूसरे प्रदेशों के रास्ते खुल गए और 370 हट गया। तो बहुत बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ हैं भाई। और एक बात और कह दी कि तीसरे टर्म में मोदी जी जो हैं वो बहुत बड़े-बड़े निर्णय लेने जा रहे हैं, जिससे कि देश की 1000 वर्ष तक सुदृढ़ता गारंटीड हो सके। तो भाई हमारे पंचमक्कारों, हमारे मीडिया वालों, हमारे ओवैसी टाइप्स, हमारे मुल्ला मौलवियों, बहुत सँभल के रहना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।